आज बात करते हैं कि मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और हम अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तो आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से टेबुलर फॉर्म में दिखेगी और इसी तरह से आपको एक ऑन पेपर बनानी है। तो एक आपकी स्ट्रेटेजी आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। अब बात आती है कि इस टेबुलर फॉर्म में स्ट्रेटेजी को हम कैसे बनाएं, क्या क्या पैरामीटर है जिनका हम यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए। तो पैरामीटर कुछ इस तरह से, पहला है एवरेज सॉल्विंग टाइम, कि ऊपर जो 4 सेक्शन है हमारे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, इन्हें सेक्शन वाइज सॉल्व करने में हमें एवरेज टाइम कितना लगता है, पहली चीज़ ये निकालनी है। फिर हमें देखना है अटेम्प्ट का ऑर्डर, कि हम इन सेक्शंस को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे, पहले कौन सा करेंगे, लास्ट में कौन सा करेंगे, ये होता है ऑर्डर। फिर आता है टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इन सब में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें भले ही आपका कमांड अच्छा हो लेकिन फिर भी आपको पता है कि सॉल्व करने में बाकी सवालों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है। तो वो उन्हें हम पहचानेंगे टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स के नाम से। फिर होंगे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जो आप जिनमें आपकी अच्छी पकड़ हो, जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। फिर हो गए हमारे वीक टॉपिक्स, जहाँ पे थोड़ा सा हम स्ट्रगल करते हो, ज़्यादा टाइम हमें लगता हो अननेसेसरी। तो ये 5 पैरामीटर हैं जिनका हम यूज़ करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। अब ये पैरामीटर्स के लिए चीज़ें कहाँ से आएंगी, तो हमें यूज़ करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। अगर 2019 की बात करें तो उसके टीयर 1 में टोटल 18 पेपर थे। उन पेपर्स को आपको टेस्ट फॉर्मेट में देना है। तो 60 मिनट का टाइम लगा के आपको उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में देना है, और फिर वहाँ से आप एवरेज टाइम, अटेम्प्ट ऑर्डर, इसको आप चेंज करके देखते जाइए। कौन सा टॉपिक है जो आपको ज़्यादा, जिसमें आपको समय लग रहा है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से आपके निकल के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उन 18 प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास 18 पेपर्स का डेटा कलेक्ट हो जाएगा तब हम कुछ इस तरह से अपना टेबल बनाएंगे। 4 सेक्शन है हमारे पास और ये हमारे पैरामीटर हैं। अब क्या करते जाएं इनमें, सबसे पहले आता है हमारा एवरेज टाइम, कि सेक्शन वाइज हमें चीज़ों को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो एक मैं आपको मॉडल ये टेबल बना के दिखाता हूँ जो मैं अपने लिए फॉलो करता था। तो मैं जब इसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई तो एवरेज टाइम मुझे जो दिखा अपना, इंग्लिश में ज़्यादातर मुझे 9 मिनट लगते थे। तो इंग्लिश का एवरेज टाइम मेरा 9 मिनट का था। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है, अब कोई कोई किसी शिफ्ट में पेपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, किसी शिफ्ट में पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपका जो भी एवरेज टाइम निकले, थोड़े से उसमें ऊपर आप उसे कंसिडर करिए। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए मैं अपना एवरेज टाइम कंसिडर करता हूँ 22 मिनट। फिर आती है बात रीजनिंग की, तो सेम चीज़ रीजनिंग पे भी अप्लाई होती है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे कई बार आपको लॉजिक पकड़ में नहीं आता, तो यहाँ पर भी आप अपना एवरेज टाइम देखें तो उससे थोड़ा सा आप ऊपर रख सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगते थे 17 मिनट लगभग, ये मेरा एवरेज टाइम। जनरल स्टडीज़, इसमें मुझे लगते थे ऑन एन एवरेज 7 मिनट। तो ये मैंने अपना एवरेज टाइम ऑलरेडी निकाल रखा था, जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था उससे पहले मॉक टेस्ट के थ्रू मैं ये सारी चीज़ अपनी निकाल लेता था। फिर बात आती है ऑर्डर की, कि किस सेक्शन को हम किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरा प्रिफर्ड ऑर्डर हमेशा रहता था, सबसे पहले मैं इंग्लिश को करता था, क्योंकि मुझे पता है 9 मिनट में मैं 25 सवाल लगा दूंगा तो मेरा प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद मैं लेता था रीजनिंग को। उसके बाद मैं लेता था रीजनिंग को, क्योंकि मुझे पता है मेजोरिटी सवाल जो है उसमें ईजी रहने वाले हैं। कुछ सवाल हैं जहाँ पे मैं अटकूंगा या जहाँ पे मुझे टाइम लगेगा, तो उन्हें मैं 17 मिनट के अंदर अंदर करने की पूरी कोशिश करता था पहले। फिर मैं लेता था मैथ्स को, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब मेरे पास कम हो गए, टाइम मेरे पास अभी सफिशिएंट है, तो मैं मैथ्स को पहले लगाने की कोशिश करता था। क्योंकि मैंने दूसरे पेपर्स में देखा, इस ऑर्डर को आपको चेंज कर करके देखना पड़ता है। तो जब मैं मैथ्स को सबसे लास्ट में लगाता था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं लास्ट के, जब वो एकदम टेंस मोमेंट हो जाता है, जब 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बचते हैं, तब मैं क्वेश्चंस को अंडर प्रेशर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं मैथ्स को लास्ट में रख के उसके पहले रखता था। तो थर्ड प्रायोरिटी पे मेरा मैथ्स आ रहा होता था। फिर आता है जनरल स्टडीज़, तो इसे मैं रखता था चौथे नंबर पे। सबसे आखिरी में मैं जीएस सॉल्व करता था, क्योंकि हमें कोई पेन पेपर उसमें यूज़ करना नहीं है, सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लगाते जाना है। तो वहाँ पे चाहे कितना भी प्रेशर हो, इसे आप करते जाएंगे। इसलिए जनरल स्टडीज़ को मैं रखता था आखिरी। तो 2 चीज़ें मेरी बन गई, एवरेज टाइम मैंने अपना पूरा निकाला, और ऑर्डर, क्या प्रिफर ऑर्डर है, किस ऑर्डर को फॉलो करने से मैं अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पा रहा हूँ, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्डर।
फिर बात आती है लेंदी। तो वो कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पता है कि नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, वहाँ पर आपको कई बार ऑप्शंस को टेस्ट करना पड़ता है, फिर क्लोज टेस्ट होता है, वहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, पैसेजेस होते हैं वहाँ पर है। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पर टाइम हमें लगता है जिन्हें हम लेंदी कह सकते हैं। तो उन्हें हमेशा मैं आखिरी में करता था। मतलब इंग्लिश का अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो इन 9 मिनट में आखिरी का जो टाइम रहेगा उसमें मैं जनरल स्टडीज़ और क्लोज टेस्ट करूँगा। उसी तरह से अगर हम मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो सकता है, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं जो कि जिनमें हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करनी है। तो ऐसे टॉपिक्स को मैं एंड ऑफ द अपने सेक्शन में रखता था। सेम चीज़ रीजनिंग में, कई बार क्लॉक या कैलेंडर के क्वेश्चंस होते थे, वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें हम रख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ में तो कुछ ऐसा लेंदी का है नहीं, या तो आपको चीज़ आती है या तो नहीं आती है, तो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। हमें जब हम क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें अब कुछ पता चलेगा कि यार इस तरह के क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे बहुत तेज़ी से सॉल्व हो रहे हैं, मेरी कमांड इन पर अच्छी है। तो इसी तरह से आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अपने निकालने होंगे इन सारे टॉपिक्स में, इन सारे सब्जेक्ट्स में, इन सारे सेक्शंस में आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन्हें आपको लिख लेना है। फिर आता है हमारे वीक पॉइंट। सेम चीज़, जहाँ पे आप कंसेप्ट में स्ट्रगल कर रहे हों, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगा रहे हों, उन चीज़ों को आपको रखना है वीक वाले सेक्शन में। अब ऊपर के जो 3 हैं ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे की जो 2 चीज़ें हैं ये आपको हेल्प करती हैं आपकी प्रिपरेशन में, कि अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ ऐसे सेक्शन हो जिन्हें आपने देखा आपके वीक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अभी भी आप उस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी का एक चार्ट तैयार हो जाएगा। तो ऊपर की 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज टाइम आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और, जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप देखेंगे एग्जाम में एग्जैक्टली सेम चीज़ आपकी फॉलो हो रही है। इसलिए ये वाली स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़, आपको एवरेज टाइम पता होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज आपको सेक्शन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। ऑर्डर आपका एग्जाम के पहले डेफिनेट बन जाना चाहिए कि मैं अपनी एग्जाम को इस ऑर्डर में सॉल्व करूंगा, क्योंकि इस ऑर्डर में सॉल्व करने से मेरे ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है, प्लस मेरा स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो पा रहा है। फिर लेंदी टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे। इससे होता यह है कि हम उन क्वेश्चंस में नहीं फंसते जो हमारे ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो अगर मुझे पहले से पता है कि ये जो टॉपिक हैं ये लेंदी जाते ही हैं, बाय नेचर ये लेंदी हैं, तो उन्हें मैं आखिरी में करने के लिए ट्राई करूँगा पूरा, ताकि ईजी वाले क्वेश्चंस जो तेज़ी से हो जाते हैं सॉल्व, या जिनके बारे में मुझे अच्छे से पता है, कंसेप्ट पता है, तेज़ी से करके अपना स्कोर मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। तो ये होगी 3 चीज़ें। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो एग्ज़ाम है वो होता है 60 मिनट का, इतना हमें टाइम मिलता है। लेकिन आपको टोटल 60 मिनट कंसिडर नहीं करने हैं, आप मान के चलेंगे कि आपको पेपर सॉल्व करना है 55 मिनट में। आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाइए, आपको ये मान के चलना है कि आपको 55 मिनट में अपना पेपर सॉल्व करना है, ना कि 60 मिनट में। ये हुई पहली बात, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात की बात करें, स्ट्रैटेजी तो हमने बना ली, अब इसे हम टेस्ट कहाँ पे करेंगे? तो बनाएंगे हम इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि वो एकदम क्लोज होते हैं हमारे एक्चुअल पेपर के। फिर टेस्ट कहाँ पे करेंगे? जहाँ पर भी आप आपने टेस्ट सीरीज वगैरह बाय करी होगी, तो जब आपका ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी, इस स्ट्रैटेजी को फिर आप उन मॉक टेस्ट में अप्लाई करना शुरू करेंगे। ये हुई हमारी इतनी बातें यहाँ तक। अब कब तक आपको ये बना लेना चाहिए? तो अगर हम देखें एग्ज़ाम तो 13 अगस्त से शुरू होने वाली हैं, तो आप टारगेट रखिए कि 31 जुलाई तक आपका ये स्ट्रेटजी वाला चार्ट बन के तैयार हो जाना चाहिए। मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने चाहिए तब तक। उसके बाद जो आपके पास 10-12 दिन बचेंगे, उसमें आप जो बचे हुए आपके मॉक टेस्ट हैं जो आप दूसरी वेबसाइट्स पे देंगे, वहाँ पे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेम चीज़ फिर आपको अप्लाई करनी है एग्ज़ाम में। तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि आपको पता है मुझे किस किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या आता है, किस तरह से दिखेगा, मुझे क्या करना है। हर चीज़ का आपके पास एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल जैसा तैयार हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, प्लस एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में जा पाएंगे। तो इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चार्ट बनाएं, अपनी स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग बनेगी, ये ऑर्डर भी आपके लिए अलग हो सकता है, एवरेज टाइम भी आपके लिए अलग हो सकता है, सब कुछ चीज़ें हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगी। तो आप ही को मेहनत करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यूज़ करके
अपने लिए एक बढ़िया सी बेस्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। ऑल द बेस्ट।